बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो क्लिनिकल लैब्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसमें हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो आरएफटीज़ पे है, रीनल फंक्शन टेस्ट, जो कि मोस्ट कॉमनली हम लैब्स के अंदर हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आरएफटीज़ करवाते हैं हर पेशेंट के। तो आज हम इस आरएफटीज़ को समझते हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, किडनी किस तरह वर्क करती है और क्या किडनी के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, तो इस टेस्ट के अंदर हमें फाइंड होती हैं। और इसके अलावा हम कौन-कौन से पेशेंट का आरएफटी करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएफटी होता क्या है? रीनल फंक्शन टेस्ट। हमारे पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट होता है जो कि किडनी डिसऑर्डर्स के साथ होता है, एसिडोसिस अल्कोसिस में होता है, वेंटिलेटर पे मौजूद होता है या हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ड्रग थेरेपी पे होता है, तो ऐसे पेशेंट का हम कंटिन्यूअसली आरएफटी मॉनिटर कर रहे होते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट रीनल फंक्शंस के लिए कंप्रोमाइज़्ड होने के ज़्यादा ससेप्टेबल्स होते हैं। सो उन पेशेंट्स के अंदर हम आरएफटीज़ करवाते हैं टू इवैल्यूएट फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए कि किडनी किस तरह प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो हम आरएफटीज़ करवाते हैं। आरएफटीज़ को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस करते हैं कि किडनी के बेसिकली फंक्शन क्या हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम किडनी आरएफटी के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखते हैं और किस तरह हम उसको इंटरप्रेटेड करते हैं। सबसे पहले अगर फंक्शन ऑफ किडनी की बात करें तो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, लाइक यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एक्सेसिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसको एक्सेसिवली अगर बॉडी के अंदर प्रोडक्शन उसकी हो जाए, तो उसको रिमूव करने में किडनी का इंपॉर्टेंट किरदार होता है। दूसरा, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको पता है आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट पाई जाती है, तो उसको भी किडनी के थ्रू रिमूव किया जाता है। इसके अलावा मेंटेन एसिड बेस। एसिड बेस हमने ऑलरेडी एबीजीज कवर कर ली है। एबीजीज के अंदर हमने पढ़ा है कि एसिड बेस हमारे पास, किडनी हमारे पास किस तरह इसमें इन्वॉल्व होती है। सो सरसरी सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एसिड बेस को कैसे रेगुलेट करती है। तो किडनी हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और उसके कंपोजिशन में हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इसको इनटेक आउटपुट करके हमारे पास किडनी एसिड बेस को रेगुलेट करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर बॉडी एसिडोसिस में है, तो किडनी हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगी बॉडी से, ताकि अल्कलोसिस कंडीशन को क्रिएट किया जा सके। और बॉडी अगर अल्कलोसिस में है, मेटाबॉलिक है, रिस्पायरेटरी या कोई भी है, तो उसमें कंपनसेशन में किडनी क्या करेगी कि बाइकार्ब को बॉडी से किडनी एक्सक्रीट करेगी, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडोसिस की तरफ लेकर जाया जाए और बॉडी को जो है वो होम्योस्टेसिस की तरफ लाया जाए। सो दिस इज मेंटेन ऑफ एसिड बेस। तो एनाटॉमी ऑफ किडनी को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ताकि इसी बेस पे हम आगे आरएफटीज को इंटरप्रेटेड करेंगे। सबसे पहले अगर एक रफ सी मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें आप देखें तो हमारे पास किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। हमारे पास दो किस्म के ये हमारे पास जो आउटर लेयर होती है, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये इनर लेयर जो हमारे पास होती है, दिस इज कॉल्ड मेडुला। दो किडनीज हमारे पास पेयर में पाई जाती हैं और इसकी एनाटॉमी तो आपने पढ़ी होगी। जस्ट मैं यहाँ पे जो आरएफटीज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास रीनल आर्टरी आती है, ठीक है। दिस इज, ये जो रेड कलर में आपको शो हो रही है, ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, और ये हमारे पास रीनल वेन है जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही है। जब ब्लड हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा जो होती है, जब हार्ट पंप करता है और एब्डोमिनल एओर्टा से ब्लड किडनी की तरफ आता है, जहाँ से रीनल आर्टरी निकलती है, तो यहाँ पे ब्लड किस लिए आता है? ब्लड हमारे पास फ़िल्टर होने के लिए आता है। मिसाल के तौर पे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन मौजूद है। अब वो एक्सेसिव वेस्ट को, टॉक्सिन प्रोडक्शंस को वो रिमूव करने के लिए वो ब्लड किडनी की तरफ आता है। तो अब किडनी में क्या होता है कि ये रीनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारे पास पायरामिड्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आप पायरामिड्स देख रहे हैं। अब पायरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होती है। दो किस्म की नेफ्रॉन्स होती है ना, एक हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है जो कि ये कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है। एक हमारे पास होती है जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन, जो हमारे पास कॉर्टेक्स में मौजूद होती है, लेकिन उनकी जो लूप ऑफ हेनरी होती है वो यहाँ पे पायरामिड्स के अंदर पाई जाती है। तो पायरामिड्स के अंदर पाने पाने की वजह से उनका ये जो शेड होता है पायरामिड्स के अंदर, वो ऐसे लाइनिंग टाइप होता है, रेडिश टाइप होता है। तो
दो किस्म की नेफ्रॉन्स होती है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आपको पता है हमारे पास। मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनली होती है, और उसके बाद हमारे पास डीसीटी होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर हमारे पास आगे कलेक्टिंग डक्ट्स होता है और वहां से यूरिन बॉडी के अंदर से निकल जाता है। सो पायरामिड्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनली पाया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे कैलेक्सेस मौजूद होते हैं, मेजर कैलेक्सेस होते हैं, माइनर कैलेक्सेस होते हैं। सबसे पहले माइनर कैलेक्सेस होते हैं, जो कि अबाउट 18 टू 22 तक हमारी बॉडी के अंदर, ईच किडनी के अंदर हमारे पास कैलेक्सेस पाई जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास कैलेक्सेस पाए गए। अब इसके नीचे हमारे पास मेजर कैलेक्सेस होते हैं, इसी के नीचे हमारे पास इस तरह मेजर कैलेक्सेस होते हैं। अब ये ब्लड आया रीनल आर्टरी से, उसने पायरामिड्स को ब्लड दिया, वहां पे नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, उन्होंने फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन कैसे की, ये नेक्स्ट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। और फिल्ट्रेशन जब हो गई तो अब ये जो एक्सेसिव वाटर है, आयन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ भी है, वो आएगा माइनर कैलेक्सेस में। माइनर कैलेक्सेस से आगे मेजर कैलेक्सेस में, मेजर कैलेक्सेस के थ्रू हमारे पास ये आगे हमारे पास पेल्विक रीजन पाया जाता है किडनी का। हमारे पास पेल्विक, ये हाइलम है ना, हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी इंसर्ट हो रही है और हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी वापस आ रही है, रीनल वेन वापस आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास ये यूरेटर आप देख रहे हैं। अब ये यूरेटर से ब्लड यूरिन नीचे जाता है, नीचे ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ किडनी। फिजियोलॉजी ऑफ किडनी में बात देखें तो हमारे पास सबसे पहले होती है फिल्ट्रेशन। जैसे ही ब्लड यहाँ पे किडनी के अंदर आया तो किडनी ने फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया। किडनी के अंदर ये हमने जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, यहाँ पे ब्लड आएगा। ब्लड आएगा तो यहाँ से पीसीटी के अंदर से यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होगी। जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक ब्लड सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, अब वो जो चीजें होंगी वो यहाँ से फिल्टर नहीं होंगी, वो ब्लड के अंदर ही रहेंगी। फिल्टर क्या होगी, वाटर, आयंस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। कहाँ से फिल्टर हो जाएंगे, इस किडनी के अंदर से। और ये जो दो नेफ्रॉन्स हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक हमारे पास जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हमारे पास कौन सी नेफ्रॉन होती है, जो कि कॉन्टिन्यूसली 24 आवर वर्किंग कंडीशन में होती है। और जो जेक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स होती है, ये डिहाइड्रेशन जब बॉडी के अंदर हो जाता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है, तो उस सूरत में ये एक्टिवेट होती है और ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। जहां पे हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, उस फेज में ये इसका ज्यादा किरदार होता है और ये ब्लड जो यूरिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है उसको रोकती है और हमारे पास जो डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर होती है उसको जो है वो कंपनसेट करती है। फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन है। अब जो इस नेफ्रॉन के थ्रू जो फिल्ट्रेशन हुई है बॉडी के अंदर से, जो एक्सेसिव आयंस, वाटर वगैरह वहां से निकल गए हैं, अब उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वापस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। दो किस्म की आर्टरीज होती है, एक हमारे पास एफरेंट आर्टरी होती है और एक हमारे पास ईफरेंट आर्टरी होती है। और एफरेंट और ईफरेंट दोनों इसी नेफ्रॉन के ऊपर लगी होती हैं, इसके अगेंस्ट इसने ऐसे जाल टाइप घुमाया होता है, तो वहीं से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और वहीं से इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन की है उसने, ग्लोमेरुलस ने। रीअब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, ये जो ब्लड है ये वापस से उस नेफ्रॉन से जो मॉलिक्यूल्स उसने ज्यादा रिलीज कर दिया, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, बाइकार्ब है, एक्सेसिव वाटर है, वो सारी चीजें अब ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। सारी चीजें एक्सेसिव फुल अमाउंट में नहीं, कुछ अमाउंट में जो चीजें ज्यादा रिलीज होगी थी। अब जब ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो इसमें वो चीजें भी इंपॉर्टेंट जो है वो चली जाएंगी, लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये सारी चीजें भी इसके साथ रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो अगेन किडनी को थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सीक्रेट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में वो वापस से जो ईफ्रंट आर्टरी के अंदर जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन उसने मॉलिक्यूल्स वगैरह किए हैं, वो वापस से नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीट करेगा। जब सिक्रीट करेगा तो सिक्रीशन के बाद ये फाइनल स्टेप होगा और यहाँ से हमारे पास पीसीटी से लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से हमारे पास नीचे
चला जाएगा माइनर कैलेक्सेस में, माइनर कैलेक्सेस से मेजर कैलेक्सेस, मेजर से फिर हमारे पास पेल्विक रीजन में जाएगा और यूरेटर से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये हमारे पास प्रोसेस क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अब इसमें एक और चीज है स्टूडेंट जो कि मैं इंटरप्रिटेशन से पहले लाजमी समझता हूं। दिस इज जीएफआर, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमारे पास ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि जिस प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है किडनीज के पास, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन के पास, और इस रीजन पे जो हमारे पास ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, वहां पे जब ब्लड आता है कितने प्रेशर के साथ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे जब ये कम होता है तो इसका मतलब है किडनी के फंक्शन डिरेंज हो रहे हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इसके 5 स्टेजेस है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेसिव कैल्शियम जाइंस हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक्सेसिव वाटर है, पीएच है हमारे पास, तो वो सारी यहाँ से रिलीज होती हैं जो कि हमने फंक्शन में पढ़ा है। अब इनमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज आती है, कोई भी वैल्यू डिरेंज हो जाती है, नॉर्मल से एक्सेसिव हो जाती है, तो इसका मतलब है किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आया। अब वो क्या कैसे इंटरप्रेट करते हैं आरएफटीज को, वो हम अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आरएफटीज में रूल आउट करते हैं। 6 कंपोनेंट्स हमारे पास मोस्टली जिनको हम आरएफटीज के अंदर इंटरप्रेटेड करते हैं कि अगर इनकी वैल्यूज डिरेंज है, इसका मतलब है किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है ये हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है उसमें क्रेटानिन है, उसमें बीयूएन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, सीरम यूरिया है, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जीएफआर है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्रेटानिन की बात करें तो क्रेटानिन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी हमारे पास मसल ब्रेकडाउन होती है, हमारे पास आपने ये मेटाबॉलिज्म का पढ़ा होगा, मसल मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास क्रेटानिन फॉस्फेट होता है। अब एटीपी की प्रोडक्शन के लिए फॉस्फेट का जो ग्रुप होता है वो क्रेटानिन से आउट हो जाता है। तो वो जो क्रेटानिन बच जाता है, मसल वेस्ट जो होता है, मसल मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड के अंदर चला जाता है और किडनी इस क्रेटानिन को वहां से बाहर निकाल देती है। तो दिस इज मसल मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्रेटानिन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब अच्छा इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, 0.7 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लैब टू लैब वेरिएबल करती हैं, जिस यूनिट में वो लेते हैं तो उसमें वेरिएबल करते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इंटरनेशनल यूनिट्स हैं जिसमें हम अगर हम एम जी बाई डेसीलीटर क्यूब देखे, डेसीलीटर देखें तो उसमें हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी 0.7 टू 1.3 इन मेल्स, और अगर फीमेल की बात करें तो 0.6 टू 1.1। ये लैब्स लैब वेरी करती हैं। लेकिन अगर आप एम जी पर डीएल ले रहे हैं तो आपकी ये वैल्यूज आएंगी। अगर आप दूसरी कोई वैल्यूज ले रहे हैं तो उसमें फिर चेंज आएगा। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर ये राइज हो जाता है, क्रेटेनिन हमारे पास ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है, हो सकता है उस पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर हो, इस वजह से क्रेटेनिन इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है उस पेशेंट के अंदर एकेआई हो, एक्यूट किडनी इंजरी हो, एक्यूट किडनी के अंदर कोई इंजरी हुई है, हाइपोवोलेमिया की वजह से हुई है, कोई पेनिट्रेटिव इंजरी हुई है, किसी वजह से भी एकेआई हुआ है तो उस वजह से क्रेटेनिन बढ़ सकता है। सीकेडी, अगर पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ है, अगर उसके अंदर जो है वो लंबे टाइम से उसको सीकेडी में है बेसिकली, तो उसके अंदर भी क्रेटानिन इंक्रीज होगा। और अगर डिहाइड्रेशन है, पेशेंट जो है वो हाइपोवोलीमिया में है, डिहाइड्रेशन में है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास क्रेटानिन कम हो सकता है, क्रेटानिन बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे यूरिनरी ट्रैक में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी से जो क्रेटानिन है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा, तो उस सूरत में भी हमारे पास क्रेटानिन बढ़ सकता है। तो अगर क्रेटानिन पेशेंट का इंक्रीज है तो आप ये जो काजेज है इसको आप रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बीयूएन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बीयूएन है और ये जो सीरम यूरिया है, ये इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम यूरिया दोनों एक चीजें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सीरम यूरिया का मतलब ये है, अब देखिए यूरिया है ना, यूरिया के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और इसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ये जो हमारे पास यूरिया है 4 कंपोनेंट्स में बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। इन 4 कंपाउंड्स को होल यूरिया कहा जाता है। अब अगर आप पूरे ब्लड के अंदर टोटल यूरिया देख रहे हो तो आप सीरम यूरिया कहोगे, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 15 टू 45 mg पर डी है।
अगर आप उसी यूरिया के अंदर नाइट्रोजन लेवल देखना चाहते हो कि उसी पूरा जो होल सीरम यूरिया है उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग यूरिया है उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम कहेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम जो यूरिया है उसके अंदर डिफरेंस यही है कि BUN हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग यूरिया होता वो भी यूरिया ही है, सेम होता है जैसे ये सीरम यूरिया है, लेकिन सीरम यूरिया ओवरऑल हमारे पास इंडिकेशन है यूरिया की, और BUN स्पेसिफिकली जो कि यूरिया नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसको हम BUN कहते हैं, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो BUN होता है, ये जो सीरम यूरिया होता है, ये हमारे पास कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है, जो लिवर हमारे पास होते हैं, हम जब कोई भी प्रोटीन कंटेनिंग चीज़ें खाते हैं, लाइक हमने मीट खाया है या कुछ भी खाया है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स किस में होते हैं, प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमाइनो एसिड जब हमारे पास रिलीज होते हैं, ब्रेक डाउन उनकी होती है, तो उससे बनता है एमोनिया, NH3। ठीक है, तो एमोनिया जो हमारे पास होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है बॉडी के अंदर, इसको हम फ्रीली जो है वो सर्कुलेट नहीं होने दे सकते, तो ये हाईली टॉक्सिक होता है, तो हमारे पास जो लीवर होता है वो क्या करता है, इस एमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। अब वो जो यूरिया होता है वो हमारे पास इजीली किडनी से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज सीरम क्रेटिन यूरिया एंड BUN। तो अगर हम BUN की बात करें तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, अगर ये हमारे पास बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो हो सकता है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन की वजह से BUN इंक्रीज हो सकता है, किडनी की कोई डिजीज हो, कोई AKI हो, CKD हो, तो उस सिचुएशन में ये बढ़ सकता है, या अगर आप हाई डाइट ले रहे हैं प्रोटीन की, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी BUN इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर BUN इंक्रीज है तो उसको आपने केयरफुली रूल आउट करना है कि वो डाइटरी की वजह से है या उसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से है। दूसरा, सीरम यूरिया, ये भी हमने पढ़ लिया, सेम एज जैसे BUN है। यूरिक एसिड स्टूडेंट्स, जितने भी प्यूरिन कंटेनिंग फूड्स होती हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें जो DNA होता है, उसमें जो प्यूरिन्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो उससे हमारे पास बनता है यूरिक एसिड। लाइक अगर आप ये जो ड्राई फ्रूट्स मोस्टली होते हैं या कोई ऐसी फूड है जिसके अंदर प्यूरिन्स हैं, तो वो प्यूरिन्स जब आप खाते हैं या जो आपके ब्लड है, जो आपका सेल्स है, उसकी एपोप्टोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है, तो उससे जो DNA के स्ट्रेन्स होते हैं उसमें जो प्यूरिन्स पायरामिडीन्स होती है उनकी ब्रेकडाउन होती है, तो उसके वो जो प्यूरिन्स होती है उनसे बनता है यूरिक एसिड, और फिर वो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है, तो फिर किडनी के अंदर से वहां से रिलीज होता है। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 3.5 टू 7.2 mg/dl है, और अगर ये इंक्रीज होगा तो आप क्या रूल आउट करेंगे, हो सकता है वो पेशेंट प्यूरिन कंटेनिंग फूड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, या उसके अंदर जो DNA के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, तो आप ऐसी काजेज को रूल आउट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सिंपल है, आपको पता है हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जब ये एक्सेसिव हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो वहां से किडनी इनको एक्सक्रीट करती है। GFR है, तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जब भी आप RFTs को रूल आउट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसमें आपने GFR को लाजमी देखना होता है। क्रेटेनिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, BUN इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरिक एसिड भी, इलेक्ट्रोलाइट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो GFR है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो GFR का मतलब ये है कि आपके जो किडनीज हैं, दोनों किडनीज को, अब क्योंकि एक किडनीज के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होती हैं, दो किडनीज की बात करें तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स एस्टिमेटली मौजूद होती हैं। अब ये जो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, एक मिनट के अंदर कितना ब्लड ये रिसीव कर रही हैं, फिल्टर कर रही हैं, जैसे कि हमने फिजियोलॉजी ऑफ किडनी में पढ़ा है कि सबसे पहले फिल्ट्रेशन, जो बाउमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, वहां पे एफरेंट आर्टरीज आती हैं और वहां पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिल्ट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक मिनट में, मिसाल के तौर पे अगर एक मिनट में 1000 ml ब्लड आ रहा है किडनी की तरफ, एफरेंट आर्टरीज की तरफ, तो क्योंकि एफरेंट आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और वहां से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, फिल्टर्ड हो जाते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, वो सारी जो चीजें होती हैं जो मैक्रो होती हैं वो ब्लड के अंदर रहती हैं, एफरेंट आर्टरीज के अंदर रहती है, वो लीक आउट नहीं होती। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको यूं कहूं कि अगर 1000 ml
1 मिनट में किडनीज के पास पहुंचता है, उसमें से 125 ml ब्लड प्लाज्मा लीक होता है, फिल्टर होता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में 125 ml ब्लड किडनीज को मिलता है और वो किडनीज को फिल्टर करती हैं। अगर मिसाल के तौर पे वो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है, इसका मतलब है किडनी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज है। अब उसके स्टेजेस हैं, हमारे पास मोस्टली 4 स्टेजेस होते हैं किडनी के, हमारे पास लाइक फर्स्ट माइल्ड होता है, जिसमें हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे आप जीएफआर को इंटरप्रेट करते हैं किडनी आरएफटी को, तो उसमें अगर जीएफआर की वैल्यू 60 टू 89 है, इस रेंज में अगर उसकी जीएफआर आ रही है, इसका मतलब है पेशेंट को माइल्ड सा कोई डैमेज है, सीकेडी हो सकती है, एकेआई हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोवेलेमिया हो सकता है, कोई भी ऐसी काज हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में जीएफआर कम हो जाएगा, और अगर माइल्ड माइल्ड डैमेज है तो उसकी ये वैल्यूज होंगी। अगर किडनी के अंदर आपको जीएफआर की वैल्यू मिलती है 30 टू 59, इसका मतलब है किडनी के अंदर मॉडरेटली कोई ना कोई डैमेज मौजूद है। उसमें अगेन सीकेडी हो सकती है, एकेआई हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोवेलेमिया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर स्टेज थर्ड की बात करें तो इसमें हमारे पास अगर आपको 15 टू 29 की वैल्यू देखने को मिलती है, इसका मतलब है इस पेशेंट की सीवियरली किडनीज डैमेज है। इस पेशेंट को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन की जाती है और उस किडनीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जो वैल्यूज हैं ये आपको मिलेंगी सी के डी के पेशेंट में। वो पेशेंट जो कि सी के डी के साथ हैं उन पेशेंट में आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। अपर जो हमारे पास 1 टू 2 है वो हो सकता है हाइपोवेलेमिया के पेशेंट में आपको मिले, सीवियरली डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स के साथ आपको मिले, ऑब्स्ट्रक्टेड पेशेंट के साथ मिले, एकेआई के साथ मिले, एक्यूट किडनी इंजरी के साथ मिले। तो लेकिन ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 2 स्टेजेस होते हैं लास्ट वाले, ये आपको सीकेडी में मिलते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीजेस के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको सीवियरली डैमेज स्टेज थर्ड जो हमारे पास होता है, जिसमें 15 टू 29 जीएफआर वैल्यूज होती हैं। अगर 15 से भी बिलो हो जाए जीएफआर, जीएफआर की वैल्यू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू 15 से भी बिलो हो जाए, इसका मतलब है ये पेशेंट किडनी फेलियर के साथ आपके पास पड़ा हुआ है। इस पेशेंट में किडनी कंप्लीटली फेलियर है। और ये जो स्टेज थर्ड और फोर्थ होता है, इसमें पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत होती है। पेशेंट को चूंकि किडनी इसको फिल्टर नहीं कर रही, जितने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी हैं, इसको ये रिलीज नहीं कर पा रही, तो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। तो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी को तो इंक्रीज नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें फिर बाहर से एक्सटर्नल जो हमारे पास डायलेटर्स होते, डायलिसिस मशीन्स होती हैं, उन पे पेशेंट को डालना पड़ता है और पेशेंट को जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। स्टूडेंट्स, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ RFTs। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया है, आपको पसंद आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एबगार स्कोर को या LFTs को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।